हेलो स्टूडेंट्स। आज हम जिस टॉपिक की बात करेंगे वो है फ्रांस की क्रांति। फ्रांस की क्रांति 1789 ईस्वी, जिसके कारणों के बारे में हम डिटेल से बात करेंगे। सबसे पहले राजनीतिक कारण कि फ्रांस के जो शासक होते थे वह निरंकुश एवं स्वेच्छाचारी थे। राजा किसी भी व्यक्ति को बंदी बना सकता था तथा अपनी इच्छा अनुसार दंड दे सकता था। फ्रांस का शासक उस समय लुई 15वां व लुई 16वां हुआ था, जो एक दुर्बल, अयोग्य और विलासप्रिय शासक था। उच्च पदों पर कुलीन वर्ग के लोग आसीन थे। वे जनता का शोषण करते थे। प्रशासन में भ्रष्टाचार का बोलबाला था। आजीवन न्यायाधीश के पद धन देकर खरीदे जा सकते थे। देश के भिन्न भिन्न भागों में अलग अलग कानून प्रचलित थे। फ्रांसीसी लोगों को लेखन तथा भाषण की स्वतंत्रता नहीं थी। सरकार की आलोचना करने पर लोगों को जेल में बंद कर दिया जाता था। फ्रांस के सम्राट लुई 16वें की रानी अंतुआनेत एक अदूरदर्शी महिला थी। वह सामंतों के हाथों की कठपुतली थी और इस प्रकार फ्रांस में निरंकुश शासन स्थापित था। और इसी कारण शासक की निरंकुशता से परेशान होकर वहाँ के लोगों ने फ्रांस के सम्राट के विरुद्ध क्रांति की। सामाजिक कारणों की अगर बात करें तो फ्रांसीसी समाज दो भागों में विभक्त था। एक वर्ग वह था जिसने विशेषाधिकार प्राप्त था, जिनमें पादरी, सामंत और कुलीन लोग आते थे। और दूसरा जो वर्ग था वह अधिकारहीन वर्ग था, जिसमें किसान, मजदूर, कारीगर आते थे। और इस अधिकारहीन वर्ग की दशा बड़ी दयनीय थी। कठोर परिश्रम करने के बावजूद इन्हें भरपेट भोजन नहीं मिल पाता था। उन पर करों का भारी बोझ था। पादरी, सामंत उसका शोषण करते थे। मध्यम वर्ग के लोगों में इस कारण तीव्र आक्रोश व्याप्त था। मध्यम वर्ग में लेखक, शिक्षक, चिकित्सक, वकील, व्यापारी, शिल्पकार सम्मिलित थे। और इन्हीं वर्गों के प्रतिनिधित्व के कारण, मध्यम वर्ग के लोगों के प्रतिनिधित्व के कारण ही फ्रांसीसी क्रांति उत्पन्न हुई। और आर्थिक कारणों की बात करें तो फ्रांस के शासक अपने दरबार में प्रतिवर्ष 12 करोड़ रुपए खर्च करते थे, जिससे राजकोष रिक्त हो गया। फलस्वरूप प्रत्येक वर्ष 2.5 करोड़ रुपए डॉलर का घाटा हो रहा था, जिसकी पूर्ति ब्याज पर ऋण देकर की जा रही थी। कुलीन तथा पादरी वर्ग के लोग करों से मुक्त थे। करों का समस्त बोझ सर्वसाधारण वर्ग पर पड़ा हुआ था। किसानों को भूमि कर, आयकर, टाइथ कर, नमक कर, पोल टैक्स आदि कर चुकाने पड़ते थे और उन्हें अपनी आय का 80% भाग करों के रूप में चुकाना पड़ता था। यह कर ठेकेदारों द्वारा वसूल किया जाता था। ये ठेकेदार जनता से मनमाना कर वसूल करते थे। और एक तरफ तो फ्रांस के दरबार में करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे थे और दूसरी तरफ जनता को खाने के लिए भरपेट रोटी नहीं मिल रही थी। और इसी कारण फ्रांस की जनता ने सम्राट के विरुद्ध क्रांति का आगाज़ किया। और दूसरा कारण ये था कि इम्पोर्टेंट कारण जो था वह था अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं का प्रभाव भी फ्रांस की जनता पर पड़ रहा था। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था, अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम, फ्रांस जिस प्रकार अमेरिका ने स्वतंत्रता संग्राम में फ्रांस ने इंग्लैंड के विरुद्ध उपनिवेशों को सहायता दी थी और इस युद्ध के परिणाम स्वरूप फ्रांस के राजकोष पर भारी बोझ पड़ा था और उसकी आर्थिक स्थिति दयनीय हो गई थी। और इसके अतिरिक्त फ्रांस के हजारों सैनिकों की फ्रांस लौट आने के बाद फ्रांस की जनता को भी क्रांति के लिए प्रोत्साहित किया था। तो एक तरफ तो राजकोष को भरने के लिए सर्वसाधारण से कर वसूल किया जा रहा था और दूसरी तरफ सैनिकों के द्वारा प्रोत्साहित करने पर जनता ने क्रांति का आगाज़ किया। तो अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं के कारण भी लोगों में जागृति उत्पन्न हुई। और अन्य महत्वपूर्ण कारण था कि दार्शनिकों एवं विचारकों के द्वारा भी सर्वसाधारण जनता को जागृत किया गया था। दार्शनिकों में मॉन्टेस्क्यू, जिसने अपनी रचना कानून की आत्मा नामक पुस्तक की रचना की, जिसमें शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया। शक्तियों के पृथक्करण का अर्थ है कार्यपालिका, न्यायपालिका और व्यवस्थापिका। इन तीनों की शक्तियों को पृथक पृथक रखा जाए और इन तीनों पर एक दूसरे पर अंकुश लगाने के लिए कानून बनाए जाए। अगला जो विद्वान था वह था वाल्तेयर।
चर्च में फैले धार्मिक पाखंडों या आडंबरों का विरोध किया वोल्टेयर के द्वारा। और रूसो ने सामाजिक संविदा नामक पुस्तक लिखी। रूसो ने निरंकुश शासन तंत्र की कटु आलोचना की थी। और अगला जो विद्वान था वह था दिदरो। इसने विश्वकोश का संपादन किया जिसमें भ्रष्ट शासन की कटु आलोचना की गई। और रूसो के संबंध में नेपोलियन बोनापार्ट ने कहा था, यदि रूसो न होता तो फ्रांस की राज्य क्रांति न होती। तो सारा क्रांति का श्रेय नेपोलियन बोनापार्ट ने रूसो को दिया। और अगर तत्कालीन कारण की बात करें तो फ्रांस के सम्राट लुई 16वें के समय देश की आर्थिक स्थिति बिगड़ती जा रही थी और उसकी अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए कुछ योग्य अर्थमंत्री नियुक्त किए गए, जिनमें तुर्गो, नेकर तथा कैलोन आदि उल्लेखनीय थे। परंतु कुलीनों के दबाव के कारण लुई 16वें ने इन अर्थमंत्रियों के सुझावों को क्रियान्वित नहीं किया। अतः अंत में फ्रांस की सरकार ने नए कर लगाने का निश्चय किया, परंतु पेरिस की पार्लियामें तथा जनता ने इन नए करों का विरोध किया और इस बात पर बल दिया कि इन नए करों को लगाने के लिए स्टेटस जनरल की स्वीकृति प्राप्त की जाए। और अंत में विवश होकर सम्राट लुई 16वें ने 5 मई 1789 ईस्वी को स्टेटस जनरल की बैठक बुलाई। उसका अधिवेशन, जो कि कई वर्षों से नहीं हो रहा था, तो उसकी अधिवेशन बुलाया गया तथा यहीं से ही फ्रांस की राज्य क्रांति का सूत्रपात हुआ, क्योंकि इसी अधिवेशन में सर्वसाधारण वर्ग का प्रतिनिधित्व करने के लिए कोई व्यक्ति उपस्थित नहीं था, क्योंकि स्टेटस जनरल की बैठक में सभी जो प्रतिनिधि थे वह पादरी वर्ग, सामंत वर्ग और कुलीन वर्गों का था, और जबकि सर्वसाधारण वर्ग का प्रतिनिधित्व करने के लिए कोई नहीं था। और इसी कारण सर्वसाधारण जनता ने इस अधिवेशन का बहिष्कार करते हुए क्रांति का सूत्रपात किया। और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे फ्रांस की क्रांति की प्रमुख घटनाएं, कि क्रांति का आगाज़ होने के बाद किस प्रकार क्रांति में घटनाएं घटी थी, उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।